हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एकलव्य बैच में, जहां पे केमिस्ट्री अपन धुआंधार करते हैं, एकदम मजेदार करते हैं। और केमिस्ट्री का लेवल हमेशा जबरदस्त रहता है हमारा। हम जो केमिस्ट्री को फोकस रखते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यस, बट डीप इन द एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका, चाहे वो नीट लेवल का हो, चाहे वो मेंस लेवल का हो, चाहे कोई भी हो, सब कंप्लीट होगा। केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर है 7। और आज अपन क्या क्या करेंगे सर? ओके, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 7 में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से मैंने देखा पूछा गया है, राइट। बट ये चीज को एनसीईआरटी में बस 3-4 लाइन लेके छोड़ दिया। अब बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना, समझो बात को। इसी को बोलते हैं डीप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का लाइन में कुछ चीज लिख देता है, लेकिन जब तक उसको अच्छे से समझोगे नहीं ना, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तुमसे। थोड़ा सा भी लेवल अप किया, तुम्हें प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझाऊंगा, प्लस उस लाइन का एकदम डिटेल मतलब क्या है उसको समझाते हुए आगे बढ़ाऊंगा। फिर स्टार्ट करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आज के सिलेबस में होगा। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और फिर पढ़ेंगे, जल्दी बताओ, बोर एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए सर, धुआं धुआं उड़ाते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? आइंस्टाइन ने क्या किया, एक एक चेंबर बनाया। ओके, वैक्यूम वाला चेंबर बनाया। ओके, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या किया, एक विंडो रख दिया। विंडो 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 मतलब एक खाली चीज नहीं दिया, ये पूरा का पूरा पैक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे हम दिखा रहे हैं इसको व्हाइट कलर से, ताकि तुम्हें समझ में आए विंडो है। यहां पे हमने दे दिया कैथोड और एनोड। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार सर। इसको क्या किया हमने, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ऑल्दो शुरुआत में ये जो बैटरी है, इसको जरा ध्यान से देखो, ये निगेटिव पोलैरिटी है कैथोड की तरफ, और पॉजिटिव पोलैरिटी जो है किधर की तरफ है बैटरी का, ये एनोड की तरफ है। ऐसे 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 एक अमीटर यहां पे लगा दिया, जो ये बताए कि क्या कोई करंट वरेंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। ये जो विंडो मैंने बनाया, यहां से हमने क्या दिया, लाइट दिया। क्या दिया बेटा? लाइट दिया। तो यहां से वेव के फॉर्म में लाइट आया, यहां से आया वेव के फॉर्म में लाइट, खपाच, फिर आया लाइट, खपाच, ऐसे लाइट आया। जब ये लाइट इंसिडेंट किया इस मेटल सरफेस से, तो यहां से क्या हुआ, ये जो लाइट है इसके पास कुछ एनर्जी है, कल सिखाया था मैंने, यस। ये एनर्जी कितना है, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। ये जो मेटल है इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा 5। हाँ, इस वर्क फंक्शन को अगर ये एनर्जी ओवरकम कर दिया होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा। अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो किया आइंस्टाइन ने, वो कैसे किया वो बताता हूं। ये बैटरी को हमने रख दिया वेरिएबल। क्या रख दिया? वेरिएबल। जरा ध्यान देना, शुरुआत में बैटरी को 0 रखा। हमने देखा कि जब ये कोई भी लाइट हमने यहां पे डाला, ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनर्जी इस 5 से ज्यादा होना चाहिए। एक क्वांटा जो बताया मैंने, जिसको कि अभी हम लाइट की बात करें तो फोटोन की बात करेंगे, तो एक फोटोन का अगर एनर्जी हमारे पास, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशंस होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। हाँ सर। तो ये स्पेस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन 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 बन गया। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच भी गए, कुछ ऐसे रास्ते में घूमते फिरते आ रहे हैं। बात समझ में आता जा रहा है? यानी कि ये स्पेस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, तो ये उड़ता हुआ यहां चला आएगा। बात को समझना, क्योंकि यही मैंने सिखाया है, क्या कि जो भी एनर्जी यहां पे तुमने दिया है वो 2 जगह गया, एक फाइ में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो जो सबसे आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमने एनर्जी दिया ही, वो 2 जगह गया, एक फाइ में गया और एक के मैक्स में गया। अब ये के मैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन में ये के मैक्स है, बात को समझना। लेकिन यदि तुम एक्चुअल में चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो मान लो ये एक मेटल सरफेस होगा, तो मेटल सरफेस में खूब सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा,
देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। मेटल सरफेस पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, फिर इसके नीचे दूसरा, तीसरा, ऐसे खूब सारे लेयर्स होंगे। तो मान लो अगर ये सबसे आउटर लेयर वाले इलेक्ट्रॉन को ये वेव मिला, टकाक, तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल गया, तो के मैक्स तो इसको मिल गया, सबसे तेज चलने वाला ये इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन सपोज करो अगर एनर्जी इसको मिला, तो ये मान लो इससे कोलाइड कर गया, टकाक, फिर इससे कोलाइड किया, टकाक, उसके बाद निकला किसी काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक हमेशा इससे कम होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहा होगा, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले के लिए ही होता है। अब बात समझ में आई? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी वाले खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा सर। तो कुछ का ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, यहां आ जाएगा, जो धीरे वाला होगा वो बीच में रहेगा। ये जो खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका नाम दिया आइंस्टाइन ने स्पेस चार्ज। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये जो स्पेस चार्ज है, ये क्या है दोस्त? स्पेस चार्ज है। ये स्पेस चार्ज जो है वो पूरा का पूरा फिल हो गया होगा, खूब सारे आ गए होंगे, और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो हायर वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टिक टिम करके घूमने लगा होगा, क्योंकि यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, निकला और इस प्लेट पे आ गया। अभी कोई भी पोटेंशियल मैंने नहीं लगाया बैटरी का, 0 पोटेंशियल लगाया, तब भी कुछ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे आए और ये मूव करके एक करंट पैदा कर, यानी कि एक ग्राफ इसके ऊपर मैं बनाने में इंटरेस्टेड रहता हूं ऑलवेज। इसके तुरंत साथ साथ कौन सा ग्राफ सर? देखो यहां पे फोटो करंट, यहां पे देखो ग्राफ कौन सा बना रहा हूं मैं। सबसे पहले फोटो करंट वर्सेस, जल्दी से बताओ, पोटेंशियल का ग्राफ है ये। इसका ग्राफ है फोटो करंट, फोटो करंट आई। अब इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, ये क्या बता रहा है कि जब तुम्हारे पास 0 पोटेंशियल है तब भी कोई ना कोई करंट तुम्हारे पास है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तुमने देखा कि हमने कोई भी पोटेंशियल का यूज नहीं किया है, 0 पोटेंशियल इनिशियल टाइम पे, तब भी कुछ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मूव के करंट पैदा कर देगा। मजा आया? अब मैंने देखा खूब सारे इलेक्ट्रॉन स्पेस में आ गए, मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया। इसका मतलब क्या कि हर एक काइनेटिक एनर्जी को, हर एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था पहले क्लास में। अगर कभी भी मैं बोलूं कि v वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया या v वोल्ट इलेक्ट्रॉन के क्रॉस लगाया, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर मैंने एक एनर्जी दे दिया EV। बोलो मजा आया या नहीं? यानी कि जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे चल रहा था, जो थोड़ा सा कमजोर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन मान लो, ये सब इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद जो निकला होगा उसका कम काइनेटिक एनर्जी होगा। जो हायर एकदम आउटर सरफेस होगा उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। कोई और भी लेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के नीचे वाला, यस सर। अगर इससे टकराया होगा तो ये इससे टकरा गया होगा, फिर ये इससे टकरा गया होगा, फिर इससे टकरा गया होगा, फिर इससे टकरा गया होगा, फिर उसके बाद निकला होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी और कम होगा। तो ये सब जो लेसर काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे तुम्हें घूमता फिरता दिख रहा होगा, लेकिन इन सबको एनर्जी मिली ताकतवर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना शुरू हो गया। अब तो जो धीरे मरा हुआ चल रहा था वो भी दौड़ दौड़ के तेज चलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, एकदम से एनर्जी बूस्टर लगा दी। तो एनर्जी बूस्टर लगाते ही सारा इलेक्ट्रॉन दम 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 यहां पे आने लगेगा, क्योंकि मैंने पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ स्पीड से चलना शुरू हो गया, मेरा करंट बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने से ये करंट बढ़ने लगा। एक टाइम आने के बाद क्या हुआ जरा समझने की कोशिश करो। ये इफेक्ट शो करना बंद कर दिया। कौन सा इफेक्ट? बढ़ने वाला इफेक्ट। क्यों सर? क्योंकि एक टाइम के बाद ये फोटो ऐसा नहीं रहा, ये थोड़े टाइम तक ये फोटो रहा, ऑल तो वो टाइम भी नैनो सेकेंड वाला है। ये फर्स्ट स्टेप का है कहानी, जब ये स्पेस चार्ज था। अब जैसे ही पोटेंशियल मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाया, तो स्टेप 2 हो गया।
स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जितने भी स्पेस चार्ज हैं काइनेटिक एनर्जी मिलने के चलते तुरंत से इस पे आ गया, इस वाले प्लेट पे आ गया, और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अब यहां पे खाली होना शुरू हो गया। अब जो ये स्पेस चार्ज था वो खाली हो के क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज इस जगह पे जमा हो गया होगा। यस सर, खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहां आने लगे और खूब सारे इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ये इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। चार्ज बढ़ा क्यों, तो n इंटू ई बढ़ा, ई बढ़ा तो नंबर ऑफ चार्ज जो है वो बढ़ा। खूब सारे चार्ज बढ़े तो खूब सारा करंट आना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यहां से आया, यहां से निकल गया। अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो सटाक से यहां पहुंच जा रहा है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सटाक से यहां पहुंच जा रहा है, मतलब गैप अब मिला ही नहीं तुम्हें। तो अब यहां से जितने धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तुरंत तुरंत यहां आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पोटेंशियल बढ़ा के इसका काइनेटिक एनर्जी खतरनाक लेवल पे बढ़ा दिया। तो पोटेंशियल बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहा और एक टाइम आया जिस पॉइंट पे ये जो है करंट ये बिल्कुल क्या हो गया, जल्दी से बताओ, सैचुरेट हो गया। तो ये जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। मैं तुम्हारा केमिस्ट्री का लेवल इतना बढ़िया बना दूंगा कि मजा आ जाएगा, और उतने ही लेक्चर में, टेंशन मत लो, लेकिन फील करवाऊंगा हर एक चीज को। केमिस्ट्री बिल्कुल फील करने वाला सब्जेक्ट है। इधर आ जाओ। अब ये जो सैचुरेशन करंट है इसके चलते क्या हुआ, अब वोल्टेज का इफेक्ट करंट पे है ही नहीं। अब हमने ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल देके हमने देख लिया कि भैया तूने क्या किया। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, इसके पोलैरिटी को रिवर्स किया। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या किया मैंने, वी विल रिवर्स द पोलैरिटी। जैसे ही मैंने थर्ड स्टेप लाया इसके पोलैरिटी को रिवर्स किया, मतलब अब क्या हुआ सर, ये वाला पोलैरिटी जो है ये वाला ये आ गया इधर, अच्छा, और ये वाला आ गया इधर, अच्छा ऐसा। यस, दिस इज रिवर्स ऑफ द पोलैरिटी। बोलो हाँ है ना। पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या हुआ वो देखो, जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन था अभी उसे हम इसे अगर पॉजिटिव बना रखे तो ये खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब ये पॉजिटिव बना दिया। देखो यहां पे ये पॉजिटिव क्या, पोलैरिटी विल रिवर्स। जैसे ही पोलैरिटी को रिवर्स किया तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको ये बोलेगा अबे चल इधर, कहां भाग रहा है, एनर्जी इधर दे के रखा हुआ हूं। तो ऐसा समझो कि मैं जा रहा हूं इधर और मेरा शर्ट को पकड़ के तुम लोग पीछे खींचे जा रहे हो, लेकिन मैं तो हूं ताकतवर सब्जेक्ट में। वैसे तो तुम लोग मेरे से ज्यादा महारथी हो यार, इतने ताकतवर हो गए, मुझे तो ऐसे ही उठा लोगे तुम लोग, आज चलो मास्टर को उठा दे। अरे ऐसे मत करना यार, समझ रहे हो, आधे तो मुस्तंड हो गए, अरे सर आप हमें देखे कि हाँ 100 kg वेट ऐसे ही है, 2 साल से तो हम तैयारी कर रहे हैं, मोटा हो गए हैं। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट करने के लिए, माहौल को समझ ही रहे हो तुम लोग, थोड़ा एक्सरसाइज करो, समझने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह उठो, दौड़ो धूपो, एक्सरसाइज करो, दिमागी हालत ठीक करो, थोड़ा खाना पीना खा के खूब सारा मेहनत भी करो। समझ में आया कि नहीं आया, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आधा घंटा 1 घंटा समय दो, 24 घंटा बहुत होता है, 8 घंटा 7 घंटा सो आराम से, 1-2 घंटा अपने हेल्थ पे दो, कितना हुआ 9 घंटा हुआ, बाकी कितना हुआ 1-2 घंटा नहाने धोने में दो, भगवान का ईश्वर का आराधना करो, कितना हो गया 11 घंटा हुआ। 24 घंटे में 11 लेस करो तो भी 13 घंटा होता है। 7 घंटे सेल्फ स्टडी और 4-5 घंटे लेक्चर देख लिए ना, 10 से 11 घंटे, 2 घंटे और मस्ती करो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हर हालत में होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, खुश रहो यार, तुम सेलेक्ट होने वाले हो, समझ आया कि नहीं आया, बस सुबह डेली दौड़ना शुरू कर दो। अच्छा, तो ये सारा कहानी करा के आप मुझे दौड़ाना चाह रहे हो सुबह सुबह, यही सब बात है क्या, हाँ यही सब बात है। अब इधर आ जाओ। अब जो इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के इधर जा रहा था उसको मिल गया संकट के बादल मर्राने लगे। बेचारा इलेक्ट्रॉन कूद कूद के जाने की कोशिश कर रहा था यहां पे, लेकिन अब ये उल्टा इसको खींचने की कोशिश करेगा। वे कहां जा रहा है, चल इधर आ, कहां जा रहा है, चल इधर आ। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये पॉजिटिव कर दिया, ये निगेटिव है, अट्रैक्शन होने लगी। अच्छा, यानी कि जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन उछल कूद करके यहां तक पहुंच रहा होगा मुश्किल से, पहले जो दाई 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 इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो कम हो गया मेरे दोस्त। कम हो गया मतलब करंट कमना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने पोलैरिटी रिवर्स की, पोटेंशियल को नेगेटिव की तरफ लाया -V पे, करंट क्या हो गया मेरे दोस्त, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे है,
घटते 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 एक ऐसा समय आया जब करंट एकदम जीरो हो। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। बताओ करंट जीरो कब होगा? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ना आ पाए। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ना आ पाए, इसका क्या मतलब? जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा, जो मैं के मैक्स बोला करता हूं, जो अपर लेवल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन भी इस जगह पे आने में असमर्थता जाहिर कर दे, वो इलेक्ट्रॉन भी इस पॉइंट पे नहीं आ पाए, तब तुम गारंटी बोलोगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ रहा है, ये चक्कर मार नहीं पाएगा, मतलब करंट अब जीरो हो गया है। तो जब तुम ऐसा बोलोगे कि भैया कोई करंट नहीं खेबा, इवन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे बैठ गया, उस टाइम के पोटेंशियल का एक स्पेशल नाम है जिसे बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्त? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तुम मुझे बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब तुमने इलेक्ट्रॉन को दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमने किसे दिया? इलेक्ट्रॉन को। तो इसका एनर्जी कितना हो गया बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम। जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वीएस दिया है इलेक्ट्रॉन को, तब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ईवीएस नहीं, ईवी नहीं होगा, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा और वो होगा ईवीएस। ये चीज कितनों को समझ में आया? जब मैं एक स्पेशल नाम दिया ईवीएस, इसका मतलब निगेटिव पोलरिटी मैंने इतना ज्यादा पैदा कर दिया, निगेटिव पोलरिटी मैंने इतना ज्यादा पैदा कर दिया कि अब वो करंट को बिल्कुल जीरो करने में समर्थ है। ये और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब मैं रोक दिया तो कोई भी करंट अब नहीं। यानी कि के मैक्स इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से है हमेशा। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा ईवीएस होगा। तो यहां से एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या 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 सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल is related to के मैक्स। मेरा लाइन एकदम जान में बिठा लो मेरे दोस्त। अरे वाह सर, क्या ग्राफ बनाया आपने, मजा आ गया। यस, अब जरा सा बात को आगे बढ़ाते। अभी तुरंत मैंने तुम्हें समझाया हुआ है। क्या सर? क्या 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 सर? आपने इसको, पेज को दूसरा कॉपी, यस सर, ये वाला पेज को ले आइए आप। अब देखो, ध्यान पूर्वक देखो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त इधर देखो, ध्यान पूर्वक देखो मेरे दोस्त। अब क्या हुआ सर? अब क्या हुआ सर? अब क्या हुआ सर? अब मैं ग्राफ में और इंटरेस्टेड हूं थोड़ा सा। मैंने इक्वेशन बनाया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एनर्जी जो मैंने दिया कितना है? एच न्यू, यही है? हाँ सर, एच न्यू इज इक्वल टू, ये एनर्जी दिया, एच न्यू नॉट, यही हो गया फाइव। क्या इसको फाइव लिख लो, कोई बात नहीं है, फाइव लिख लो, प्लस के मैक्स इज इक्वल टू ईवीएस। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो ये जो ईवीएस है इसको मैं इधर ही रखता हूं और इसको इधर कर देता हूं, बोलो हाँ है ना? तो मैं लिखूंगा ईवीएस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, और ये हो जाएगा वीएस इज इक्वल टू एच बाय ई इंटू न्यू माइनस फाइव बाय ई। ये एक ग्राफ है, देखो बहुत शानदार, जो खूब पूछा जाता है एग्जाम में। ये वीएस को मैं वाई डायरेक्शन में लगाया, ये जो है उसको बोलते हैं स्लोप, और ये जो है वो एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूंगा, और ये जो चीज है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। याद करो, याद करो, याद करो, इसे याद करें सर, बेसिक मैथ्स में बताया ये चीज। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसा मिलेगा ग्राफ, जल्दी से बताओ सर। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, बहुत शानदार। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसमें कि वीएस को आप वाई एक्सिस पे रख रहे हो, हाँ सर, और एक्स एक्सिस पे किसे रख रहे हो? फ्रीक्वेंसी को। एक्स एक्सिस पे किसे रख रहे हो? फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका वाई इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से वाई में कितनी दूरी पे कट किया, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट है निगेटिव, तो यहां से शुरू हुआ, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, वो एच बाय ई के बराबर है। इसका जो स्लोप होगा
थीटा का टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा क्या होगा, स्लोप वो कितना होगा, h बाई ई बराबर। देखो एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट तुम्हें बता रहे हैं समझ में। तो कोई एक मेटल वन है, मान लो ये मेटल वन है, पहला मेटल का अगर तुमने बनाया तो ऐसा ग्राफ बना। मान लो तुम्हें दूसरा कोई मेटल है, तो मेटल से कैसे फर्क पड़ रहा है जरा सा वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो मेटल से कैसे फर्क पड़ रहा है, ये जो फाई है, फाई ये वर्क फंक्शन हर एक मेटल का अलग अलग है। ये डिपेंड करता है मटेरियल किस चीज से बना हुआ है। जैसे कल पढ़ा रहा था सीजियम का अलग है, पोटेशियम का अलग होगा। हाँ सर, तो ये डिपेंड कर रहा है हर एक मेटल का अलग अलग है। अगर दूसरा मेटल लोगे तो ये चेंज होगा। क्या एच चेंज होगा, नहीं। क्या ये चेंज होगा, नहीं। इसका मतलब स्लोप अभी भी सेम है। तो ग्राफ पैरेलल लाइन बनेंगे अलग अलग मेटल का, और होगा सबका स्लोप सेम, और स्लोप यही होगा। बस चेंज करेगा क्या, वाई इंटरसेप्ट। बस चेंज करेगा क्या, वाई इंटरसेप्ट। जरा ध्यान देना, चेंज क्या करेगा, वाई इंटरसेप्ट। इसका भी एंगल थीटा ही होगा, इसका भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये वाला चीज पहले वाले मेटल के लिए लिखोगे तो हो जाएगा फाई बाई ई, दूसरे वाले के लिए लिखोगे तो माइनस फाई बाई ई। माइनस क्यों, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। यानी कि पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसी को एक और तरीके से समझा जा सकता है इक्वेशन को, जरा देखना। दूसरा इक्वेशन यहां पे अगर मैं लिखूं एच सी बाय लैम्डा, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, फाई। हाँ, फाई का वैल्यू तुम लिख सकते हो क्या, या तो एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये कल बताया था मैंने। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के भी टर्म्स में लिखा जा सकता है ये। बहुत शानदार सर। ये हो गया फाई प्लस वहां पे ईवीएस। इस बार भी जब ईवीएस इधर लाओगे तो इस बार क्या करोगे, ई नीचे, तो इस बार क्या होगा, एच सी बाई ई इंटू वन बाय लैम्डा। देखो इस बार भी 2024 में भी आया माइनस फाइव बाई। ये भी ग्राफ तो ऐसा ही हो गया ना सर। ग्राफ अब भी स्ट्रेट लाइन होगा यदि वीएस वर्सेस वन बाय लैम्डा का ग्राफ हो जाए। हाँ सही बात है। यानी कि अगर ये आप y एक्सिस पे मानो, इसे आप स्लोप बोलो, और वन बाय लैम्डा को x में रिप्रेजेंट करो, तो ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, ये y में दिखाओ। तो ग्राफ इस बार भी कैसा बनेगा मेरे दोस्त, सर स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगा ऐसा। लेकिन इस बार का स्लोप क्या होगा बताइए आप लोग। ये अलग मेटल का होगा, ये अलग मेटल का, एंगल सबका सेम होगा। और इस बार जो स्लोप होगा टेन थीटा वन मान लो, इसे वन मान लो, टेन थीटा वन वो एच सी बाय ई के बराबर होगा। कितनों को यहां तक एकदम मजेदार बात समझ में आ रहा है, जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। सर ये फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वन बाय लैम्डा का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बोलो क्या ये सारे ग्राफ समझ गए तुम, स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ गया, के ई मैक्स इज रिलेटेड टू ईवीएस समझ गया। अब ये एनसीईआरटी में इक्वेशन लिखा हुआ है बस। कौन सा इक्वेशन, ये वाला। अब इसका कितना वैरायटी तुम समझ गए। अब कैसे सर, ये एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस समझ गए, या एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ईवीएस समझ गए। सारा चीज समझते। तो अब न्यूमेरिकल तुम्हें मजा देगा, तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं पहले सर जैसे। चलिए सर, फोड़ते हैं, फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, ताड़ते हैं। तो मैंने तुम्हें सिखाया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने बताया अभी तुरंत तुम्हें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बोलो मजा आ गया क्या। फिर मैंने तुम्हें बताया टू स्टॉप द करंट। क्यों इसका नाम है स्टॉपिंग दोस्त, क्योंकि करंट को क्या कर रहा है, एकदम रोक दे रहा है। वी मस्ट इंश्योर दैट इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन फेल्स टू रीच द एनोड। सबसे तेज चलने वाला भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, तभी करंट जीरो हो पाएगा। और तीसरा बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है मेटल सरफेस से, ये 1-to-1 कोलिजन है। ये एक क्वांटा की बात कर रहा है, एक फोटोन की बात कर रहा है, एक बंच ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। बहुत सारे को मिलके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और इंटेंसिटी होता क्या है पहले ये समझो। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब क्वेश्चन है कि एनर्जी को कैसे बढ़ाया जा सकता है।
एनर्जी को बढ़ाने का तरीका है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दो, क्योंकि मैंने सिखाया था फर्स्ट क्लास में, सेकेंड थर्ड में, ये होता है hc/λ या फिर होता है h न्यू। लेकिन एक का है, ऐसा मान लो एक का है, ऐसे ऐसे मान लो 20 ले लिया, ऐसे ऐसे मान लो 30 ले लिया, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि एक के एनर्जी को अगर खूब सारे नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटा से मल्टीप्लाई करने लगे अपन, तो एनर्जी बढ़ सकता है। हाँ, एनर्जी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रॉब्लम है, वो बोलता है 10 को 20 को मिला के हम नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन भैया, हमारा एक फोटोन का एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन, जब मैं लाइट बोलूंगा तो फोटोन, जनरल वेव की बात करूंगा तो क्वांटा, ये क्या है, बंच ऑफ एनर्जी है। ईच फोटोन का एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। इक्वल टू होगा तो जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे, ग्रेटर देन होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे। तो एनर्जी बढ़ाने का तरीका है कि नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा दो, लेकिन उससे इजेक्शन नहीं होगा। एक फोटोन का एनर्जी 5 को कवर कम होना चाहिए। इसीलिए हमने बोला कि एक फोटोन का जो एनर्जी है वो रिलेटेड है कई मैक्स से, खूब सारा मिलके यहां पे नहीं कर रहा है। इसीलिए तो वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, पार्टिकल नेचर कर पाता है, क्योंकि एक बंच ऑफ पार्टिकल जो है तुम्हारे पास वो कोलाइड करके एनर्जी देता है, तभी ये बाहर निकल जाता है। अगर 10 मिलके इसको कोलाइड करते रहे जीवन भर अनंत काल तक, तो भी ये नहीं निकलेगा। इसीलिए वेव नेचर एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं करता है। कौन करता है, पार्टिकल नेचर। तो मैंने क्या लिखा, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो के मैक्स से रिलेटेड है। के मैक्स एक फोटोन के एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि इक्वेशन में मैं क्या लिखता हूं, जल्दी से बताओ, इक्वेशन में मैं क्या लिखता हूं, E इज इक्वल टू, ये E एक्चुअल में क्या है, ईच फोटोन का एनर्जी है। एक्चुअल में क्या है, ईच फोटोन का, ऐसा नहीं है खूब सारे मिलके एनर्जी। ये जो है वो होना चाहिए 5 प्लस के मैक्स के। देखो ये इक्वेशन अपने आप में कितना बेहतरीन है, तुम ये सब इक्वेशन को समझते ही नहीं हो अच्छे से यार, इसीलिए तो दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग ही नहीं रहते, वो चीजें दिमाग में रहती ही नहीं है। अब तुम्हें मजा आ रहा है तो जल्दी से फटाफट से बता दो सर, मस्त मजा आ रहा है, तो जल्दी से अब न्यूमेरिकल करेंगे। तो याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज नथिंग टू डू विद इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फोटोन का एनर्जी बढ़ाओगे तब के मैक्स को फर्क पड़ेगा, और के मैक्स को फर्क पड़ता है एक फोटोन के एनर्जी बढ़ाने से। खूब सारा मिल के एनर्जी बढ़ाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। बट इंटेंसिटी का मतलब एक जगह है, कहां पे, फोटो करंट पे। देखो कैसे, जब इंटेंसिटी मैंने बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ाया, और मान लो कि फोटो करंट यहां पे दे रहा है तुम्हारा, ये जो करंट मैंने बनाया है ये दे रहा है। अब मैंने अलग अलग इंटेंसिटी पे अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा एट डिफरेंट इंटेंसिटी, जरा देखना डिफरेंट इंटेंसिटी पे ग्राफ कैसा बनेगा। देखो ध्यान से, ग्राफ कैसा बनेगा समझने की कोशिश करो। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो पहले कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक का सेम होगा। पहले छोटे इंटेंसिटी पे ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले छोटे इंटेंसिटी पे ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटेंसिटी और बढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन के मैक्स से है, इसको मतलब ही नहीं है इंटेंसिटी से। ये इंटेंसिटी 1 का ग्राफ है मान लो, अब इंटेंसिटी दूसरा दिया तो ग्राफ बन गया ऐसा। देखो ध्यान पूर्वक देखो मेरे, ऐसा बन गया। फिर तीसरा इंटेंसिटी दिया मान लो तो ग्राफ ऐसा बन गया। यानी कि ये हो गया मान लो I1, ये हो गया मान लो I2, ये हो गया मान लो I3। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी बढ़ाया मैंने, देखो इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटो करंट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। पहले जब जीरो पोटेंशियल था, जीरो पोटेंशियल पे यहां पे जो है देखो ध्यान से, करंट इतना है, अब इंटेंसिटी बढ़ा करंट यहां आ गया, इंटेंसिटी बढ़ा करंट यहां आ गया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है
इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब था कि ये जो ग्राफ है इसमें पहले 3 लाइन दिया, अब 20 लाइन दे दिया। ज्यादा फोटोन दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ज्यादा करंट आ गया। तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन का एनर्जी अगर बढ़ाओगे तो के मैक्स को फर्क पड़ेगा। क्या एक फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा सकते? उससे न्यू चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा। अगर खूब सारे मिला के एनर्जी बढ़ा रहे हो तो तुम बोल सकते हो इंटेंसिटी का काम। बात समझ में आया तुम्हें अच्छे से? इंटेंसिटी का सीधा फर्क के मैक्स पे नहीं है, ना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे है, करंट पे है। किस पे है? करंट पे। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। क्लियर हुआ? अगर एक ग्राफ कोई बनाने के लिए बोल दे, क्या कौन सा ग्राफ सर? इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ कोई बोले बनाने के लिए, इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ कोई बोले तो क्या होगा? उसका ग्राफ ऐसा होगा, देखो ध्यान से। इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से इंटेंसिटी, यहां पे लिखो इंटेंसिटी, और यहां पे है लिखो करंट। करंट आई को इंडिकेट कर रहा है, ये इंटेंसिटी है। इसको अच्छे से लिखो, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे यार। देखो इसको अच्छे से लिखो, इसको लिखो यहां पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और इसको लिखो यहां पे करंट, करंट। ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत शानदार सर। अगला सैचुरेशन करंट के बारे में बता दिया। क्या बताया? देखो, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। यही बता रहा था मैं अभी वाला ग्राफ, कि करंट बढ़ेगा इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। देखो यही बता रहा था मैं तभी। ओके, बट दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। क्योंकि अभी मैंने बताया इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी को कैसे बढ़ाओगे? खूब सारा HHc बाय लैम्डा बाय 80, यही बोलो। और यहां पे NH न्यू बाय 80 बोलो। ये n बढ़ा रहे हो तुम, n बढ़ा रहे हो, यही बोल रहा है। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स नाउ फॉल ऑन द मेटल सरफेस। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गया, एंड हेंस लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द फोटोन। खूब सारा इंटरेक्ट किया तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकाला तो खूब सारा करंट हो गया। यस सर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीजेस एंड हेंस द करंट इंक्रीजेस। तो सैचुरेशन करंट का इफेक्ट इंटेंसिटी पे होता है। टन डनाडन है। जैसे यहां पे मैंने लिखा, ये जो मैं लिख रहा हूं NHc बाय एनर्जी को, ये एनर्जी का फैक्टर है, ध्यान रखेंगे ये सारा चीज। ये सब चीज सर हम समझ गए, मजा आया, ग्राफ भी समझा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया। तो 2-3 क्वेश्चन करना है। ये मैंने तुम्हारे लिए समरी दे दिया है, इसको तुम रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बताया वही है, एक बार इसे रीड जरूर कर लेना, इसे और इसे। ये मैं रीड करने में टाइम वेस्ट अभी नहीं करूंगा, इसको जो तुम जरूर रीड कर लेना। दो पूरा समरी दिया हूं, मजा आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन की बारी आई, पढ़ेंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ है तो इस चैप्टर पे क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। पढ़ेंगे। बोल रहा है द ग्राफ रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब तुम्हें मैंने अभी बताया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EVS होता है। अभी मैंने सिखाया है कि EVS इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ है तो क्या लिखोगे? H न्यू प्लस -5। तो ये हो गया y पे, ये हो गया m। स्लोप खुद यहां पे स्लोप खुद क्या है? m। tan थीटा किसके बराबर है? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। देख लो, तो पूछता अगर बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है, tan थीटा निकाल देते, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, यानी कि ये वाला वैल्यू निकाल देते, आप प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाता। यस, क्योंकि EVS का ग्राफ है। तो ग्राफ रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शोन बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। ये जो फ्रीक्वेंसी है F, वो ये न्यू, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना? पक्का ना? ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा शोन इन द ग्राफ कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। फाई पूछा है, फाई कैसे निकलता है? मैंने इसका ग्राफ बना के दिखाया था तुम्हें कि इस बार ये खुद अपने आप में फाई को इंडिकेट करेगा। क्योंकि 5/E क्यों नहीं लिखा? क्योंकि VS नहीं था,
ईवीएस है तो ई नीचे आ ही नहीं रहा इस बार। अच्छा, पहले वाले ग्राफ में क्या था, वीएस था, देखो यहां पे जल्दी से, वीएस था, पहले वाले ग्राफ में क्या था, जल्दी से बताओ, वीएस था, ये देखो वीएस था, इसीलिए ई नीचे है। अगर ईवीएस लिख देगा तो एच हो जाएगा और न्यू हो जाएगा, तो यहां पे न्यू है और ये ईवीएस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इस बार एच बाई ई नहीं होकर क्या होगा, एच हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। और इस बार ये जो इंटरसेप्ट है वो ई नहीं होके फाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आई मेरे दोस्त? तो यहां से जब इस क्वेश्चन को करोगे तो ये खुद फाई को इंडिकेट कर रहा है -4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो लिखोगे यहां का जो वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, वर्क फंक्शन -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो किधर है आंसर, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मजा आया तुम्हें? क्या क्वेश्चन कर पाओगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे? एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं। अब क्या है, पढ़ो। बोल रहा है a certain metallic surface is illuminated with the monochromatic light of wavelength lambda. बोल रहा है stopping potential for the photoelectric current for this is 3 V naught. इक्वेशन क्या है बताओ? सर आपने पढ़ाया है, जो हमने एनर्जी दिया तो वो दो जगह गया, फाई पे और के मैक्स पे, क्योंकि आपने अभी तुरंत बताया है कि के मैक्स इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहला यहां पे हम लिखेंगे 3eV0, क्योंकि ई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एनर्जी के, सिर्फ पोटेंशियल नहीं है एनर्जी, चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ईवी होता है। तो बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस करंट इज 3v0, तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसीलिए मैंने इसे 3v लिखा। फाई के बारे में कुछ बोला नहीं तो फाई को फाई लिख दो, और एनर्जी जो दिया उसके लिए बोला वेवलेंथ लैम्डा, इसको लिखो hc/λ, इक्वेशन 1। क्या ये इक्वेशन लिखना सीखा तुमने? जो एनर्जी दिया वो फाई और के मैक्स दिया। अब दूसरा बोला इफ द सेम सरफेस, यानी कि फाई सेम होगा, इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2λ, तो दूसरे केस में इक्वेशन क्या बना वो देखो। सेकेंड केस का इक्वेशन क्या बनेगा जरा सा वो देखो, सेकेंड केस का इक्वेशन क्या बनेगा जरा सा वो देखो, hc/2λ इज इक्वल टू फाई, तो फाई है, प्लस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, तो इस बार eV0 लिखोगे इक्वेशन 2। बोलो मजा आ गया? तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह भर भर के पूछता है इस पे, तुम्हें मजा आ जाएगा सॉल्व करके। ये दो इक्वेशन बनाना सीखो बस तुम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। पूछा क्या, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस, यानी कि लैम्डा नॉट पूछा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू वर्क फंक्शन। ये बार बार मैं बोलता हूं, थ्रेशोल्ड इज रिलेटेड टू वर्क फंक्शन फाई, क्योंकि मैंने ऊपर भी लिखा था, देखो अभी तुरंत मैंने बार बार ये चीज लिखता हूं, थ्रेशोल्ड इज रिलेटेड टू फाई, थ्रेशोल्ड इज रिलेटेड टू फाई। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो hν0, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेगा तो hc/λ0। सर तुरंत निकाल देंगे, बस फाई आप निकाल के दो, हम तो hc/λ0 निकाल के λ0 का वैल्यू निकाल देंगे तुरंत से। आप फाई निकालो सर, अपने आप ये क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फाई निकालते हैं इसमें से। अब देखो कैसे फाई निकलेगा। तुम्हारे पास क्या है, यहां पे है के मैक्स ईवीएस, तो तुम एक काम करो, इस फाई को रहने दो, तो फाई को इधर करो hc/λ फाई, और ये 3 को नीचे कर दो 1/3, ये हो गया eV0 के बराबर। इस eV0 का वैल्यू उठा के इसमें पटक दो। हाँ सर, इस eV0 का वैल्यू उठा के, इस eV0 का वैल्यू उठाओ और इसके साथ चुपचाप जाके पटक दो, तो क्या हो जाएगा जल्दी से देखो। 9, अब क्या हो गया, ये हो गया hc/2λ इज इक्वल टू फाई, तो फाई था, ये eV0 का वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठा के पटक दो वहां पे। इसको मैं लिखूंगा hc/3λ माइनस फाई/3, इसको मैं लिखता हूं hc/3λ माइनस फाई/3। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेज दो, हो गया hc/2λ, हाँ सर, माइनस hc/3λ, हाँ सर, इज इक्वल टू फाई माइनस फाई/3, हाँ सर। अब देखो इसका एलसीएम लो, 3 फाई माइनस फाई कितना हो गया जल्दी बताओ, 3 फाई में से फाई गया तो 2 फाई/3। इसको करो सॉल्व, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो,
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2। ऐसा क्यों करते हो सर आप? 6 डिनोमिनेटर में बना दिया तो फायदा हो गया। 3hc में से 2hc गया, बचा hc। इसको मैं लिखूंगा hc बाय 6 लैम्डा इज इक्वल टू 2 फाई बाई 3। तो देखो मजा आ गया आप तुम लोगों को। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। फाई का वैल्यू कितना निकला देखो ध्यान से। फाई का वैल्यू निकला hc बाय 2 लैम्डा, hc बाय 2 लैम्डा। और इसी को किसके बराबर करूंगा मैं? hc बाय लैम्डा नॉट के। क्योंकि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और यही लैम्डा नोट को हमने क्या नाम दिया है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैंने तुम्हें बना दिया। इक्वेशन बनाना सिखाया, के मैक्स को लिखना सिखाया, कैसे हम यहां से ईवी नॉट का वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि फाई निकालना है। और फाई निकालने के बाद इसको एससी बाय लैम्डा नॉट से कंपेयर किया तो ये हो गया लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो ये हो गया तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू जो होगा वो 2 लैम्डा के बराबर होगा। देखो कहां पे है, कुछ गलती किया क्या मैंने? हाँ गलती किया सर, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा सर। आपने यहां गलती किया है सर, 4 हो जाएगा। यहां पे गलती किया सर, 4 हो जाएगा। आया बात समझ में? गलती कहां पे था? ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इसको यार। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। हो जाएगा 4 लैम्डा। ये हो जाएगा 4 लैम्डा इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मजा आया? इस क्वेश्चन को जाके 2 बार सॉल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चन नीट में, जेई मेन में, एडवांस में कम से कम 5-10 बार आया हुआ है बेटा। पक्का मजा आ गया? तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपने तो ऑपरेशन कर डाला है, क्वेश्चन भी करा के मजा दिला दिया है। अब बात करेंगे अपन बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बात करेंगे अपन बोर्स एटॉमिक का मॉडल। तो अब हुआ बोर और आया बोर, ऐसा बोला करते थे सर। तो अब कहानी आ गई है पूरा जबरदस्त तरीके से। बोर्स का एटॉमिक मॉडल में पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स होता है जिसका कोई प्रूफ ना हो। साक्षात ईश्वर आ गए पृथ्वी। जब भैया वहां पे थॉमसन ने बोला, उसको निपटाया किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड को निपटाया मैक्सवेल आके। अब रदरफोर्ड मैक्सवेल को खतरा मिल गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। उसका थ्योरी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंटिन्यूअस नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और उस टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया यार कहानी। बोर को पढ़ के तुम्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन बड़ा अच्छे से होता है। एनसीईआरटी ने पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दे दिया है, तो डरो मत। वो जो डिस्क्रीट नेचर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, वो यहां से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डिराइव करूंगा, सब करूंगा। एक एक चीज को समझते हुए चलो। एनसीईआरटी में ऊपर दे दिया है, लोड मत लो। लेकिन ऊपर में थोड़ा दे दिया है, फिर नीचे किया है। ऐसा क्यों करना है यार? एक साथ सब चीज कर लो। उस टाइम पे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिला था उसका नेचर डिस्क्रीट था। वो बात लोगों को इतना परेशान किया कि वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा था बाकियों के एटॉमिक मॉडल से। और मैक्सवेल ऑलरेडी निपटा चुका था किसे? रदरफोर्ड को, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है ये बता। जबकि मूविंग चार्ज जो होता है वो रेडिएशन करता है। तो अभी तक टिल बोर लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला था कि इलेक्ट्रॉन जो रेडिएट करेगा तो वो पूरा का पूरा एटॉम में जाके कोलाइड कर जाएगा, एटॉम्स खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसका पहली बार आंसर देने आए हैं द बोर, द ग्रेट बोर। इसने इतना खतरनाक था, ये सब के चीजों को सेट करके आया हुआ था। इसने बोला मैं बताऊंगा दुनिया वालों। इसने किसी को गलत साबित नहीं किया। इसका सबसे खतरनाक बात यह था, किसी को बोला कोई गलत नहीं है, सब सही है। रदरफोर्ड वो भी सही है, मैक्सवेल वो भी सही है। अच्छा ये क्या बोल रहा है भाई? रदरफोर्ड का तो मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो रेडिएशन होगा तो ये पूरा का पूरा एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं, रदरफोर्ड जो बोला था ना वो ठीक बोला था। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर तो मारता है भैया। लोगों ने बोला अच्छा ऐसा कैसे? बोला मैं बताता हूं, चलो आ जाओ। तो बताया बोर ने कि मेरा पोस्टुलेट्स है, तुम लोग पूछो मत मेरे से कि ये मैंने कहां से बोला, बस मैंने बोल दिया है। लेकिन तुम लोग इसे गलत साबित करो तब मान जाऊं। तो दुनिया आज तक इस बोर मॉडल को पढ़ रही है। ऑल्दो मॉडर्न मॉडल जो है वो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल के आया है जो हाइड्रोजन का पूरा एनालिसिस करके रख देता है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का ही कर पाया है वो।
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो पढ़ते हैं अपन, वो जो साई वाई पढ़ते हैं एकदम त्रिशूल साक्षात शिव शंकर लेके खड़े हो जाते हैं, वो बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सॉल्व हुआ है और हम वहां से क्वांटम नंबर बना देंगे। बात आ रहा है समझ में? तो वो हम पढ़ेंगे। और यहां पे अभी तक बोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, मॉडल दे रहा है अपने पोस्टुलेट्स के आधार पर। इसने बोला सुनो ध्यान से, रदरफोर्ड ने जो बोला है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी न्यूक्लियस है, मान लो यहां पे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो सही बोला है। लोगों ने बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सही में घूमता है तो क्या ये रेडिएशन करता है? तो बोला हाँ रेडिएशन भी करता है, टेंशन मत लो, रेडिएशन भी करता है। बोला फिर ये अंदर नहीं जाएगा? बोला जाएगा यार, रुको ठंड रखो। बोला ये चक्कर मारता है लेकिन एक स्पेशल ऑर्बिट में मारता है। इसने यहां पे हर एक चीज को स्पेशल बनाता हुआ चला गया। इसने बोला ये जो चक्कर मारता है वो एक अलग ही चीज है भैया, उसको इसने नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। अरे बाप रे बाप, ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दिया ना, लोगों ने बोला ये क्या भला लेके आ गए हो बोर, तो यही तो था जो तुम लोगों को नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन मारता है चक्कर, लेकिन सब जगह नहीं मारता। ओह तो कहां मारता है? बोला डिस्क्रीट ऑर्बिट में मारता है। और यहां से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो प्रूफ हुआ ना भैया, तालियां तालियां बज गई, बोर का वाह वाही लूटा गया। और आज तक बोर के मॉडल पे बहुत सारा चीज चल। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट को बाद में श्रोडिंगर ने जब इक्वेशन सॉल्व किया तो इसका नाम दिया n = 1, n = 2, n = 3, जिसे तुम पढ़ते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एक्चुअल में बोर का स्टेशनरी ऑर्बिट का नंबर है। अच्छा यस, इसने बोला इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, बहुत बढ़िया, और चक्कर मारने के टाइम पे वो रेडिएट भी करता है, लेकिन वो जब स्टेशनरी ऑर्बिट में करता है तब कोई रेडिएशन नहीं करता, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। लोगों ने बोला अच्छा, जब ऑर्बिट का ही एनर्जी कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो रेडिएशन इसीलिए नहीं करता है क्योंकि इस पे घूमने वाला अपना एक फिक्स एनर्जी पे रहता है। ओ भाई, ये तो सही बता दिया। हाँ, इसने बोला इस ऑर्बिट के अलावा अगर कहीं पे ये होगा तो ये खटाक से रेडिएट करेगा और तुरंत से ये आ जाएगा अपने लोअर एनर्जी। तो अगला पोस्टुलेट है इसका। अरे वाह वाह वाह, स्टेशनरी ऑर्बिट पे रेडिएट नहीं करेगा तो रेडिएट कहां पे करेगा? ये बोला इन ऑर्बिट को छोड़ के बाकी कहीं पे भी रहेगा तो रेडिएट करेगा। और रेडिएट करके करेगा क्या? अगर रेडिएशन करेगा तो वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट पे ले जाना है तो तुम्हें एनर्जी खिलाना पड़ेगा इसको। तो यहां से आया एब्जॉर्प्शन और यहां से आया इमिशन। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, उसको यहां से प्रूफ बहुत अच्छे से किया गया। लोगों ने बोला अरे वाह बोर, तुम तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जल्दी से नोबेल प्राइज दो बोर को। तो यहां से चीजें क्या आ गई? स्टेशनरी ऑर्बिट, पहला चीज याद रखना। दूसरा, इसने बोला रेडिएशन करेगा लेकिन इस फिक्स्ड ऑर्बिट पे नहीं करेगा। ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये कैसा है? ये डिस्क्रीट है। ये कैसा है? डिस्क्रीट है। और यहीं से वो जो डिस्क्रीट हाइड्रोजन वाला चीज बला लेके लोग बैठे हुए थे, जिसको मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो यहां से अब एक्सप्लेन होगा। देखो, उन्होंने बोला वाह 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 क्या बात है, मस्त वाला चीज बोले जा रहे हो। तो पहला चीज इसने बोला ऑर्बिट पे घूमता है, जो फिक्स्ड होता है, जो स्टेशनरी होता है, जिसका एनर्जी कांस्टेंट है, इसीलिए इसमें रेडिएशन नहीं करता। दूसरा बोला कि रेडिएशन जब भी करता है तब हमेशा इन ऑर्बिट से या तो कहीं जाता है या कहीं से आता है। अगर कहीं हायर ऑर्बिट पे है, हायर एनर्जी स्टेट पे है, तो वो क्या करेगा? ये एनर्जी निकाल के यहां से लोअर एनर्जी पे आ जाएगा। और अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो कुछ इमिशन नहीं, एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का। तो इसने इमिशन एब्जॉर्प्शन को भी बताने की कोशिश कर दी, स्टेशनरी ऑर्बिट को भी बता दिया। अब इसने दो बात और करी,
जिससे इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम था, पहले से पता था दुनिया को, उसको इसने अपने मॉडल से प्रूफ करके निकाल दिया। लोगों ने बोला ओ भाई ये भयानक काम कर। इसने बोला कि कभी भी ये जो इमिशन होगा, पहला समझ में आ गया, दूसरा एनर्जी के बारे में बात किया, किसका, स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया, क्या ये रेडिएशन के बारे में बात किया, दूसरा किसके बारे में बात किया इसने, रेडिएशन के बारे में बात किया। सब लिखाऊंगा, रुक जाओ अभी, ठंडक को पहले समझो। तीसरा बोला ये जो रेडिएशन हो रहा है ना मेरे दोस्त, ये रेडिएशन इन एनर्जी गैप का होता है। तो जहां से मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, या मान लो यहां से रेडिएट किया और उछल के यहां आ गया, तो ये जो एनर्जी का गैप है, इतना ही एनर्जी गैप का एक फोटोन ये निकालेगा। तो ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, ये तीसरा मॉडल में आ गया, ये कितना होगा E2 माइनस E1, और यही E2 E1 का वो H न्यू निकालेगा या Hc बाय लैम्डा निकालेगा। यानी कि रेडिएशन जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसी फॉर्मूला से निकलेगा। यानी कि इन दोनों के जो गैप है, एनर्जी गैप, उतना ही गैप का फोटोन ये निकालेगा, तब यह हायर से लोअर में आएगा, और इतना ही गैप का एनर्जी से मिलेगा तब यह हायर पे जाएगा। लेकिन यह हायर पे टिकता नहीं है, ये नैनो सेकेंड के अंदर यहां से यहां आ जाता है। तो अब इसने रेडिएशंस को भी बताया, एब्जॉर्प्शन को भी बताया, इमिशन स्पेक्ट्रम को भी बताया, और एनर्जी गैप से ये वेवलेंथ भी बता दिया कि कितने का रेडिएशन होगा, किस फ्रीक्वेंसी और किस वेवलेंथ का। वो यहां से यहां गया है तो इसी गैप का एनर्जी के इक्विवेलेंट फोटोन का एनर्जी वाला फोटोन को ये इमिट करेगा। और फिर अंतिम समय में बोला कि भैया ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट एनर्जी में तो फिक्स है, इसका एक और चीज फिक्स है, वो है एंगुलर मोमेंटम। और ये जितने भी स्टेशनरी ऑर्बिट हैं उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई के है। अच्छा, इस h बाई 2 पाई को दुनिया h कट भी बोलती है। h कट इज इक्वल टू h बाई 2 पाई। क्वांटम मैकेनिक्स में ये सब चीज होता है। n क्या है, n इंटीजर है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n क्या है, इंटीजर है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L का या तो आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, या L का फॉर्मूला होता है mvr परपेंडिकुलर, या फिर L का फॉर्मूला होता है mv परपेंडिकुलर इंटू r। ये फॉर्मूला है L का। तो इसने बोला अगला पोस्टुलेट्स में ये जो mvr है, mvr वो nh बाई 2 पाई के बराबर होगा। यानी कि ये बताया कि ये जो डिस्क्रीट यहां पे लेवल है जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी h बाई 2 पाई के मल्टीपल में है। एक h बाई 2 पाई, 2h बाई 2 पाई, 3h बाई 2 पाई, 4h बाई 2 पाई, 5h बाई 2 पाई। यानी कि h बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ये होगा। और इसी को बाद में हमने समझा कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसी को हमने नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका जो एनर्जी है वो रेडबर्ग कांस्टेंट से हमने निकाला। अच्छा, RH बाय एन स्क्वायर, ये सब बताऊंगा, वेट करो। तो इनके सारे पोस्टुलेट्स को पहले जल्दी से समराइज करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला, जल्दी से सुनो, फटाक से सुनो बेटा। क्या बोला सर फर्स्ट पोस्टुलेट? बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbit। देखो इसने सबसे पहले दुनिया में स्टेबल ऑर्बिट का डेफिनेशन दिया, विदाउट द इमिशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, कॉन्ट्रेरी टू द प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल का है, किसका है, मैक्सवेल का, उसके कॉन्ट्रेरी में इसने बोला। सपोर्ट किसे किया इसने, किसे किया, रदरफोर्ड को, कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, कहां पे, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और ये जब घूमता है तो इसमें कोई रेडिएशन नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल ऑर्बिट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको दे कौन रहा है एनर्जी, इसने बोला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इसके बीच में है, वही क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, 1/4πε0 k Q1 Q2। तो ये हो गया k Q1 क्या हो गया, Ze, Q2 क्या हो गया
E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कोई भी रेंडम आर मैंने बोला, nth ऑर्बिट है तो Rn का होल स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच का अगर डिस्टेंस है r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसी k का वैल्यू कितना होता है? 1/4πε0, यही लिखा मैंने। देखा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसी के चलते ये घूमता है, और अगर ये v वेलोसिटी से घूमेगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको बैलेंस करेगा यहां का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन कौन करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसीलिए ये इस ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसे प्रोवाइड कराता है, और वो mv²/r के बराबर होता है, इक्वेशन 1। अच्छा, तो इसमें क्या अननोन है? ये कोई भी रेडियस अननोन है, किस रेडियस पे जा रहा है वो अननोन है, और क्या? वेलोसिटी अननोन है। तो पहला इक्वेशन इसने दे दिया, फर्स्ट पोस्टुलेट, कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स बार एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। फिर अगला देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स ईच एटम हैज अ सर्टेन डेफिनिट स्टेबल स्टेट इन विच इट कैन एग्जिस्ट एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनिट टोटल एनर्जी। फिक्स्ड एनर्जी की बात कर दी। जब एनर्जी फिक्स है इसीलिए इसका वेलोसिटी फिक्स होगा, इसीलिए इसका मोमेंटम फिक्स होगा, ये बाद में जाके हमें पता चल रहा है। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। इसको क्या नाम दे दिया? स्टेशनरी। फर्स्ट पोस्टुलेट्स का हमने डिटेल ऑपरेशन कर दिया जो हमने स्टेशनरी के अकॉर्डिंग ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, इसका एनर्जी भी हम देते हैं, ये सब भी देखेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट्स में इसने बताया, बोर्ड ने क्या सेकेंड पोस्टुलेट्स में बताया, क्या जल्दी से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सेकेंड पोस्टुलेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू एटॉमिक थ्योरी दैट अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट दैट हैड बीन डेवलप्ड बाय द प्लैंक्स एंड आइंस्टाइन। वो जो एनर्जी वाला था, तो प्लैंक्स एंड आइंस्टाइन को भी ये सेकेंड में ले आया। क्या बोला? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, यानी कि पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो यहां पे मान लो न्यूक्लियस है जेडी का, मान लो ये न्यूक्लियस है, और यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से रेडिएट करके यहां चला गया, ये इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग। क्यों? कि ये स्टेबल ऑर्बिट है, और ये जेडी मतलब ई चार्ज है और जेड एटॉमिक नंबर है, इसीलिए जेडी जेडी लिखे जा रहा हूं। तभी ई चार्ज और जेड एटॉमिक नंबर, कोई भी रैंडम की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये जो नॉन रेडिएटिंग है यहां से क्या करेगा? बोल रहा है इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन करेगा। अगर ये उछल के यहां पे आया तो इतना का गैप का जो एनर्जी है उतना ही गैप के एनर्जी का फोटोन ये निकाल देगा। अच्छा, यानी कि ये जो फोटोन निकलेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निकाल पाएंगे। तो वही बोला, क्या बोला? इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी, और ऐसे केस में रेडिएट करेगा। When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final state। यानी कि यहां पे जो है ये वाला एनर्जी स्टेट और ये वाला एनर्जी स्टेट, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा निकालना है तो एच सी बाई E2 माइनस E1 करो, न्यू निकालना है तो एच बाई E2 माइनस E1 करो। तो यहां से तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना है, एच बाई डेल्टा ई लिख लो। तुम्हें वेवलेंथ निकालना है, एच सी बाय E2 माइनस E1 लिखो। मैंने दोनों चीज लिख दिया, डेल्टा ई ही E2 माइनस E1 है, ये दोनों चीज निकल गया। तो ये जो रेडिएशन करेगा उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पता चल जाए। और तीसरा पोस्टुलेट्स में इसने क्या बोला सर? तीसरा पोस्टुलेट इसने जो बोला है वो बिल्कुल इसी के लेवल को बताया है। तो थर्ड पोस्टुलेट्स यहीं पे है, यही है थर्ड पोस्टुलेट्स। एनसीईआरटी को खोलोगे तो तीसरे नंबर में इसी को डिफाइन कर रखा है। वो एनसीईआरटी तीसरे नंबर में यही इक्वेशन दे रखा है। समझ में आया? तो अपन एज इट इज इसी को तीसरा भी बोल रहे हैं। और फोर्थ पोस्टुलेट्स में इसने बताया
एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2। ये कहां पे बोला उसने? फोर्थ में बोला। बोलो क्या ये सारा कुछ तुम्हें समझ में आ गया? तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। इसके ऊपर खूब सारा न्यूमेरिकल मेरे पास है जो अपन करेंगे, और मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे इसका, और न्यूमेरिकल का लाइन लगा देंगे भड़ के भड़ के भड़ के। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे कल इसके आगे वाले थ्योरी में। तब तक के लिए बाय बाय। सारा रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, लव यू।